कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय सरकार, उपर्युक्त तीनों, तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी। देखिए एक्ट पढ़ लेते हैं और फिर जब उससे ऑब्जेक्टिव आते हैं तो फिर हम गलत करके चले जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आयोग का गठन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब उसमें आयोग में शामिल कौन होगा? तो आयोग में शामिल होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, जो कौन होगा? वो होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या अन्य कोई जस्टिस, और वो रिटायर वाला होगा, रिटायरमेंट के बाद ही नियुक्त किया जाएगा। फिर एक सदस्य वो बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस करंट में है या रिटायर हो गया है। फिर एक सदस्य बनेगा जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है या है, एक सदस्य वो बनेगा। और फिर 3 सदस्य वो बनेंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स का अनुभव है या ज्ञान है, और उन 3 सदस्य में से एक सदस्य महिला होगी। तो इस तरह से 5 सदस्य बनेंगे और एक अध्यक्ष बनेगा। और फिर 7 मेंबर पदेन बनेंगे जो अपने पद के कारण उसके मेंबर समझे जाएंगे। वो 7 मेंबर बनेंगे, एक ओबीसी कमीशन से, एक एससी कमीशन से, एक एसटी कमीशन से, एक डिसेबिलिटी कमीशन से, एक ह्यूमन राइट्स कमीशन से, एक माइनॉरिटी कमीशन से, और एक और बनेगा, वो बनेगा आपका महिला आयोग से। मतलब जिनको किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो सारे लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बनेंगे। तो इस तरीके से एक अध्यक्ष, 5 मेंबर और फिर 7 पदेन सदस्य बनेंगे। तो जो 7 पदेन सदस्य बनेंगे वो आयोग के जो कार्य दिए गए हैं आर्टिकल धारा 12 में, उसका जो पहला क्लाज है, पहला कार्य है धारा 12 का, जिसमें लोक सेवक के ऊपर यदि अतिक्रमण का आरोप लगा है तो उसकी जांच करनी होगी। तो उस कार्य के लिए ये 7 मेंबर सदस्य नहीं रहेंगे। उस कार्य को छोड़ने के बाद बाकी के जो कार्य हैं उन कार्य के लिए ये सभी आयोग के सदस्य माने जाएंगे, और लोक सेवक वाले में ये आयोग के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इतना सुबह हो गया था। अब इसके अलावा इसके बाद आगे चलना है। तो धारा 3 का क्लाज है 4, वो कहता है एक जनरल सेक्रेटरी होगा। जो जनरल सेक्रेटरी होगा वही आयोग का सीईओ होगा, आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। और ये देखिए इसको क्या पावर क्या दिए गए हैं, तो इसको भी अच्छे से लिखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ये कह रहा है जो आयोग होगा, जो आयोग का अध्यक्ष होगा उसके कंट्रोल में रहते हुए ये जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर का उपयोग करेगा। कौन कौन सी शक्तियां इसको मिलेंगी? प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां मिलेंगी इसको। और कौन सी शक्तियां इसको नहीं मिलेंगी वो भी लिख लीजिएगा। मिलेंगी प्रशासनिक और वित्तीय, और कौन सी नहीं मिलेंगी? तो एक नहीं मिलेगी जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कृत्य इसको नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी, धारा 40 खा सेक्शन 40B में रेगुलेशन बनाने की पावर दी हुई है, विनियम बनाने की शक्ति है, वो भी महासचिव के पास नहीं होगी। तो महासचिव के पास होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर, और महासचिव के पास नहीं होगा वो जुडिशियल पावर एंड रेगुलेशन बनाने का पावर नहीं होगा। और ये किसकी कंट्रोलिंग में काम करेगा महासचिव? तो ये अध्यक्ष के या चेयरपर्सन के कंट्रोलिंग में रहते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर को एग्जीक्यूट करेगा, लागू करेगा। ठीक है, ये हो गया धारा 3 का सब सेक्शन, सब क्लाज 4। अब 3 का ही क्लाज 5 है, धारा 3 का ही, वो कह रहा है जो आयोग है, और आयोग का मतलब मैंने पहले ही बताया, आयोग का मतलब हो गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसका जो हेड क्वार्टर होगा वो दिल्ली में, तो हेड क्वार्टर दिल्ली में होगा। लेकिन अभी एक चीज और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमोदन से, अप्रूवल से आयोग
दिल्ली के अलावा भी किसी जगह अपना मुख्यालय बना सकता है, कार्यालय बना सकता है। तो वैसे तो लिखा है कि दिल्ली में कार्यालय होगा, हेडक्वार्टर, लेकिन अगर केंद्र सरकार अप्रूवल दे दे तो आयोग कोई दूसरी जगह में, जैसे सपोज भोपाल में बनाना चाहे तो बन जाएगा, जबलपुर में बनाना चाहे तो बन जाएगा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे तो बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब आर्टिकल धारा 4 पे आ जाइए, तो सेक्शन 4 पे आ जाइए। तो सेक्शन 4 में पहला क्लास जो है वो लिखा है कि प्रेसिडेंट नियुक्ति करेगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अध्यक्ष और सदस्यों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब जो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा अध्यक्ष और सदस्य को, वो अपने आप नहीं करेगा, एक कमेटी होगी उसकी रिकमेंडेशन पे करेगा। तो जो नियुक्ति होगी वो समिति की सिफारिश पर होगी, रिकमेंडेशन बाय कमेटी। तो वो समिति में कौन कौन बैठेगा वो लिखते जाइएगा। तो जो नियुक्ति होगी वो समिति होगी, समिति का जो चेयरमैन होगा वो पीएम, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। अब सदस्य लिखते जाइएगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, फिर दूसरा गृह मंत्री, तीसरा लोकसभा में अपोजिशन का लीडर, विपक्ष का नेता लोकसभा में, फिर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर, और फिर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का डिप्टी चेयरमैन। तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य यहां भी हो गए कमेटी में। ये कमेटी जिस किसी को रिकमेंड करेगी, जिस किसी को रिकमेंड करेगी कि इसे बनाना जाना चाहिए आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेंगे। ठीक है। और आप देखें कि जो आयोग बनता है उसमें भी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य बनते हैं, और आयोग के लिए जो अध्यक्ष सदस्य नियुक्त होने हैं उस कमेटी की सिफारिश करने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें भी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। तो दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक। अब यहां पे एक चीज और दी आपने, अभी जब मैंने कहा कि सदस्य कौन बनेगा, तो एक सदस्य प्रेजेंट वाला भी बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी करंट वाला भी बन सकता है, मतलब जो अभी रिटायर नहीं हुए। तो अगर कोई न्यायाधीश जो काम कर रहा है, मतलब रिटायर नहीं हुआ है, उसको अपॉइंट करना है मानवाधिकार आयोग में, तो भारत के चीफ जस्टिस से उसका एडवाइस लेनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस से परामर्श करने के बाद ही उसे अपॉइंट किया जाएगा। रिटायरमेंट वाले को अपॉइंट करना है तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, संबंधित व्यक्ति से लेने की जरूरत है। लेकिन यदि करंट वाला, चाहे वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, उसे अपॉइंट करना है तो भारत के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेके ही उसे अपॉइंट किया जाए। फिर एक सिंपल सी चीज और लिखी हुई है एक्ट में, वो ये कहती है कि मान लीजिए कि कमेटी में कोई एक मेंबर नहीं है, मान लीजिए सपोज विपक्ष का नेता नहीं है, तो भी कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी वो मान्य होगी। मतलब कोई पद रिक्त है, इस कारण कमेटी की रिकमेंडेशन अनवैलिड नहीं होगी, इनवैलिड नहीं, बस इतना ध्यान रहना, अविधि मान्य नहीं होगी। ठीक है। तो इसका मतलब कमेटी में पद वैकेंट है तो उसकी कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगी। फिर धारा 5 में आ जाइए। तो धारा 4 क्या कहती है? राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। अपॉइंट किसकी सिफारिश पर करेगा? तो एक कमेटी की सिफारिश करेगा। कमेटी की सिफारिश, कमेटी में कौन होगा? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य और होंगे। फिर अगर हाई जस्टिस करंट वाला नियुक्त करना है तो चीफ जस्टिस से आप परामर्श लेना पड़ेगा, और कोई पद रिक्त है उससे समिति की रिकमेंडेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब धारा 5 में आ जाइए। धारा 5 कहता है कि पद खाली कब माना जाएगा, अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त कब माना जाएगा। तो पहली चीज, कैसे हटाया जाएगा उनको कैसे हटाया जाएगा अपने पद से। तो पहला है अध्यक्ष या सदस्य राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे दे, त्याग पत्र दे। तो पहला तरीका है 5 में
कि त्याग पत्र दे दे। कोई डिस्टरबेंस है क्या? त्याग पत्र दे दें, रेजिग्नेशन दे दें। फिर 5 का सब सेक्शन 2 है। अब ये ध्यान दीजिएगा इसमें। अब यहां पे एक तो रेजिग्नेशन दे दे, वो तो स्वेच्छा से अपने दे देगा, वो तो ठीक है। यहां पे लिखा है कि अध्यक्ष या सदस्य को हटाया कैसे। तो अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के 2 आधार लिख लीजिएगा। एक है कदाचार या असमर्थता, मतलब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये आधार है। कैसे हटाया जाएगा? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, 2 आधार। 2 क्या, एक ही मान लीजिए, या लिखा है तो कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। किस आधार पर हटाएगा? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर हटाएगा। पर राष्ट्रपति भी स्वतंत्र नहीं है कि जब चाहेगा तब हटा देगा। राष्ट्रपति को अगर ये आधार पे हटाना है तो उसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट में अगर कहेगा कि हाँ हटाने के आधार हैं, तब राष्ट्रपति अपने पद से हटाएगा। तो हटाने का आधार मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कैसे हटाएगा? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसकी जांच कराएगा, और जांच करने के बाद अगर वो रिपोर्ट में देगा कि हटाना चाहिए, तब राष्ट्रपति हटाएगा। सीधी सी बात। अब 5 की धारा 3 कहती, क्लास 3 कहता है, धारा 5 का क्लास 3 कहता है कि अध्यक्ष या सदस्य, पहला तरीका है त्यागपत्र, दूसरा तरीका है कदाचार या असमर्थता का आरोप लग जाए, तीसरा तरीका दिवालिया हो जाए, अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया का मतलब होता है इंसॉल्वेंट। अब आप में से बहुत सारे लोग दिवालिया का मतलब ही नहीं जानते होंगे। बहुत सारे एक्ट में लिखा है ये वर्ड, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इसका एक्चुअल मतलब होता है दिवालिया का, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एसेट्स कम हो, पूंजी कम हो, और लायबिलिटी ज्यादा हो, देयता ज्यादा, मतलब पैसा घर में कम है, संपत्तियां कम है, कर्जा बहुत। सिंपल भाषा। अब ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं बनाते हैं? पता चला हमने उसको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया, और दूसरे दिन पेपर में छपने लगा, कोई आदमी ने स्टेटमेंट दिया, साहब मेरा 200 रुपया लिए हैं, नहीं दिए आज तक। कोई कहेगा मेरा 500 लिए हैं, नहीं दिए आज तक। कोई कहेगा कि मेरी जमीन छुड़ा लिए हैं। तो अगर ऐसी लायबिलिटी है तो उससे क्या होगा? पद की गरिमा खराब होगी। इसलिए दिवालिया अगर है, वो देयताएं बहुत हैं, बहुत कर्जा उसके ऊपर लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जाए। फिर एक चीज दूसरा इसी में लिखा हुआ है, दिवालिया के साथ साथ पेड एम्प्लॉयमेंट में हो, सवेतन नियोजन में हो। अब देखो, एक टर्म आपने पढ़ा होगा लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा ये नया वर्ड आ गया पेड एम्प्लॉयमेंट। तो लाभ के पद में से अलग है ये पेड एम्प्लॉयमेंट। लाभ का पद हो गया अगर आप सरकारी नौकरी में, आर्टिकल 12 संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हो तो आप लाभ के पद में माने जाओगे। पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, कहीं से अगर आप पैसा पा रहे हैं तो आप फिर अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनोगे। तो सवेतन नियोजन लिखा हुआ है यहाँ, पेड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ। तो दूसरा क्लाज है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर तीसरा क्लाज है इसी में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य, इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। मानसिक या शारीरिक शैथिल्य, इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। इसका मतलब क्या है? मानसिक शैथिल्य है, इसका मतलब उसकी याददाश्त नहीं रहती, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सयाना बहुत हो गया है, बीमारी का शिकार हो गया है, तो वो काम नहीं कर पा रहा अपना। प्लस आयोग को दौरे करने होते हैं, तो अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो दौरा नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो भी वो अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा।
फिर एक अगला पॉइंट लिखा हुआ है विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड। इसका सीधा मतलब कह लीजिए पागल जैसा हो गया है, दिमाग काम नहीं करता, विकृत चित्त। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसे आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहना चाहिए। वो अपने मानव अधिकार की रक्षा कर ले बहुत है, दूसरे की क्या रक्षा करेगा ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। तो अनसाउंड माइंड है तो वो भी नहीं रहेगा। इसके अलावा अंतिम पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि उसके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस आया है, अपराध, जिसमें उसको दोषी भी ठहराया गया है, और दोषी भर नहीं ठहराया गया, उसको सजा भी हो गई, इम्प्रिजनमेंट, सजा भी हो गई, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये ऐसा अपराध किया है जिससे नैतिकता प्रभावित हो रही, मोरल टर्पिट्यूड हो रहा है। जैसे किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा हो गया, भ्रष्टाचार का कोई बहुत घिनौना अपराध हो गया, उसने जानबूझ के कोई मर्डर किया है, ऐसे अपराध अगर उसके ऊपर लगे हैं और उसके कारण उसे सजा हो गई है, तो फिर ऐसा व्यक्ति राष्ट्र अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनेगा। और इन्हें अगर बने हैं तो राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटा सकेंगे। तो अध्यक्ष या सदस्य पद से कब नहीं रहेंगे? जब वो त्याग पत्र देंगे, जब वो कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच से हटा दे। और तीसरा, दिवालिया हो, सवेतन नियोजन में लगा हो, मानसिक रूप से कमजोर हो गया हो, पागल जैसा स्थिति हो गई हो, और ऐसा कोई अपराध किया हो जिसमें उसको सजा हो गई हो, तो राष्ट्रपति उसको अपने पद से हटा सकता है। ठीक है। फिर सेक्शन 6 में आ जाइए, धारा 6 में आ जाइए। इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति कितने साल तक अध्यक्ष या सदस्य रहेगा। तो अध्यक्ष के लिए लिख दीजिएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 years और 70 years। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 68 साल में नियुक्त हुआ, तो फिर वो 70 में रिटायर हो जाएगा, मतलब उसका कार्यकाल अब 3 साल नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 65 साल में नियुक्त हो गया तो वो फिर 68 में ही रिटायर हो जाएगा, 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो 70 भले नहीं पूरा हुआ, वो रिटायर हो जाएगा। तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 3 years और 70 years। और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो लिख लीजिएगा रीअपॉइंट, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। कितनी बार? ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि एक बार ही होगी, लिखा है रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। वैसे 2 बार से ज्यादा क्या होगी? 65 साल में रिटायर होते हैं, तो 65 से 68 और 68 से 3 71, पर लिखा नहीं है इसलिए 2 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर सदस्य के बारे में भी यही लिखा है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, और रीअपॉइंटमेंट दोनों के बारे में एक ही क्लाज है। फिर अध्यक्ष या कोई सदस्य अगर बन गया तो वो रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद पे ग्रहण नहीं करेगा, ना भारत सरकार के अधीन ना राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं पाएगा। एक बार जो अध्यक्ष या सदस्य बन गया है, वो रिटायर होने के बाद ना भारत सरकार के अधीन कोई पद पाएगा, ना राज्य सरकार के अधीन कोई पद पाएगा। ठीक है। फिर धारा 7 में आ जाइए, सेक्शन 7। अब यहां पे लिखा है कि अगर सदस्य या अध्यक्ष ना रहे तब क्या हो। अब अध्यक्ष 2 स्थिति में नहीं रहेगा। एक स्थिति है अब्सेंट के कारण ना रहना, और एक स्थिति है परमानेंट पद खाली हो जाना। तो अगर परमानेंट पद खाली हो गया तो उसके लिए अलग प्रोविजन है। तो पहला क्लाज है कि अध्यक्ष की मृत्यु हो गई, इसका मतलब परमानेंट वैकेंट हो गई सीट, या रेजिग्नेशन दे दिया, दूसरा कारण, या अन्य कारण लिखा। तो अन्य कारण में कौन से कारण आएंगे? वो सारे, कदाचार या क्षमता, दिवालिया, सवेतन नियोजन, मानसिक या शारीरिक शिथिल, विकृत चित्त और सजायाफ्ता। इतने कारण, इन किन्हीं कारणों से उसे हटाया गया और उसका पद रिक्त हो गया। तो रिक्त होने की दशाएं अगर आपसे पूछे कितने तरीके से पद रिक्त हो सकता है, तो इतने तरीके, मृत्यु से, पद त्याग से, और इतने जो अभी मैंने बताए, इतने तरीके से अगर पद वैकेंट हो तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति
जो सदस्य हैं 5, उन 5 सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा। वो 7 वाले नहीं नियुक्त होंगे। जो 7 पदेन सदस्य हैं वो अध्यक्ष के रूप में नहीं काम करेंगे। जो 5 सदस्य हैं धारा 2 वाले से क्लास 2 उपधारा 2 में, धारा 3 की उपधारा 2 में जो है 5 सदस्य, वो उनमें से कोई एक अध्यक्ष बने। और बनाएगा कौन अध्यक्ष? राष्ट्रपति। और वो कब तक अध्यक्ष रहेगा? जब तक कि दूसरा अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर दिया जाता। तो अगर पोस्ट परमानेंट वैकेंट हुई है तो कोई सदस्य को ही राष्ट्रपति अध्यक्ष बना देंगे। कब तक के लिए? जब तक कि कोई नया अध्यक्ष फिर से उस पद पे नहीं आ जाता। फिर धारा 7 की उपधारा 7 है, उसमें कह रहा है कि यदि अध्यक्ष अब्सेंट है, अब अब्सेंट का कारण कुछ भी हो सकता है, वो छुट्टी लिया है, उसे कोरोना हो गया है, या कहीं बाहर दौरे पे चला गया है, किसी भी कारण से वो अब्सेंट, तो राष्ट्रपति जो सदस्य है उनको कुछ समय के लिए अध्यक्ष बना देगा। कब तक के लिए? जब तक कि वो अब्सेंट है। जैसे ही वो अपने पद में आ जाएगा वो अपने पद से हट जाएगा। तो 2 क्लास हो गए, वैकेंट के कारण और दूसरा अब्सेंट के कारण। ठीक है, 7 में इतना ही। अब 8 पे आ जाइए। अब यहां पे लिखा है अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कैसी हों और अन्य शर्तें। तो अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी तय की जाएंगी, और उनके वेतन भत्ते और शर्तें एक बार जो तय कर दी जाएगी, उसके बाद उसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी, हानिकारक रूप से नहीं चेंज हो जाएगी, बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती। ये लगभग सब जगह ये प्रोविजन होता है महत्वपूर्ण पदों। तो ये धारा 8 है। अब धारा 9 पे आ जाइए। 9 ये कहता है कि अगर आयोग का कोई पद रिक्त है, अध्यक्ष नहीं या कोई सदस्य नहीं, तो उसके कारण जो आयोग डिसीजन लेगा वो कोई भी इनवैलिड नहीं हो। जैसे समिति की रिक्तता के कारण समिति की रिकमेंडेशन इनवैलिड नहीं होगी, वैसे आयोग का कोई पद नहीं है तो वो जो भी कार्य करेगा वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो सब वैलिड ही माने जाएंगे। ठीक है, अब धारा 10 में आ जाइए। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, समझ में आता जा रहा है? ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा। तो धारा 10 कहता है आयोग का मीटिंग कहां होगी। तो आयोग की मीटिंग उस जगह पर होगी और उस टाइम पर होगी जो आयोग का अध्यक्ष तय करे। तो मीटिंग का समय और स्थान कौन तय करेगा? आयोग का अध्यक्ष तय करेगा। और प्रक्रिया के नियम, प्रोसीजर के रूल भी आयोग ही बनाएगा। ये भी धारा 10 में है। और आयोग के सभी आदेश, ऑर्डर महासचिव द्वारा जारी किए जाएंगे। या एक क्लाज और है इसमें, आयोग के सभी ऑर्डर सामान्यतः महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी द्वारा जारी किए जाएंगे। या अध्यक्ष को यह स्पेशल पावर दिया गया है कि आयोग के किसी अन्य अधिकारी को भी ऐसा करने का आदेश दे सकता है। सामान्य स्थिति में आयोग के आदेश कौन जारी करेगा? महासचिव। लेकिन अध्यक्ष को यह पावर है कि वो किसी अन्य अधिकारी को भी ऐसी शक्तियां दे सके। फिर धारा 11 पे आ जाइए, सेक्शन 11 पे। अब यहां पे महासचिव कौन होगा वो बता रहा है। तो ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट आयोग का मतलब क्या हो गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग को भारत सरकार के सचिव रैंक के, सेक्रेटरी रैंक के किसी ऑफिसर को आयोग का जनरल सेक्रेटरी बनाए। तो सचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, आयोग नहीं करेगा। ये ध्यान देना। आयोग
को देगी। कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। होगा कौन? वो सेक्रेटरी रैंक का कोई अधिकारी। इसके अलावा एक चीज और भी है, जितने पुलिस कर्मचारी होंगे उसके लिए एक अधिकारी देगी, केंद्र सरकार ही देगी। डीजीपी रैंक का ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का एक अधिकारी दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का एक अधिकारी। और जितने भी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के कर्मचारी हैं वो सारे इसी के अधीन काम करें, इसी के अधीन काम करें। ठीक है। और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार आयोग को एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, साइंटिफिक कार्यों को करने के लिए कर्मचारी नियुक्त कराएगी। इसका मतलब अगर आप शार्ट में कहें तो आयोग में जितने भी अधिकारी आएंगे वो सब कौन अवेलेबल कराएगा? केंद्र सरकार। एक लाइन का आंसर। चाहे वो सचिव हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे डीजीपी के अंडर में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के और कर्मचारी हो, या कोई प्रशासनिक कर्मचारी हो, या तकनीकी हो, या वैज्ञानिक काम करने के लिए, साइंटिफिक काम करने के लिए कर्मचारी हो, सारे के सारे कर्मचारी कौन अवेलेबल कराएगा? केंद्र सरकार। सीधा सा आंसर। धारा 11 में आयोग में जो अधिकारी आएंगे और कर्मचारी आएंगे वो कहां से आएंगे ये बताया गया है, और वो केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ये धारा 11 हो गया। अब जो मूल धारा है जिसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है वो है धारा अध्याय 3 में आ गए अपन। तो लिखिए चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में है आयोग के फंक्शंस एंड पावर्स। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमीशन। आयोग के कार्य और शक्तियां। अब उसमें पहली धारा लिखिए 12, धारा 12, 12, सेक्शन 12। अब 12 सब सेक्शन का पहला क्लाज है ए। ए लिखिए, अच्छे से लिखिएगा। ए देखो, आयोग को अर्जी कितने तरीके से मिलेगी वो दिया हुआ। इसमें लिखा है स्वप्रेरणा से, सुमोटो, या विक्टिम या पीड़ित व्यक्ति द्वारा, विक्टिम द्वारा। दूसरा, या अथवा आर पीड़ित की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा, विक्टिम की तरफ से कोई दे दे आवेदन, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से। आयोग स्वप्रेरणा से ले ले, सुमोटो ले ले, या विक्टिम दे दे आवेदन, या विक्टिम की तरफ से कोई व्यक्ति दे दे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन दे। इतने तरीके से उसे आवेदन मिलेगा। काहे का? लोक सेवक द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने का, या दुष्प्रेरण करने का, अबेटमेंट करने का। तो लोक सेवक अगर मानव अधिकारों का अतिक्रमण करेगा और इतने तरह से आवेदन मिलेगी। दूसरा इसमें दिया है, या दूसरा और दिया है कि अगर अतिक्रमण हुआ मानव अधिकारों और उसको लोक सेवक में को वहां मदद करनी थी, पब्लिक सर्वेंट को, लेकिन लोक सेवक ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, अबेटमेंट किया। लोक सेवक मानव अधिकार अतिक्रमण निवारण में, प्रिवेंशन में अगर अबेटमेंट किया, उपेक्षा की, तो मानव अधिकार उसकी जांच करे, मानव अधिकार आयोग उसकी जांच करे। ठीक है। 4 तरीके से शिकायत मिलेगी। लोक सेवक ने अतिक्रमण किया हो या अतिक्रमण किसी दूसरे ने किया हो, लोक सेवक को उसको जांच करना था और उसने उपेक्षा का भाव रखा, तो वो जांच करेगा आयोग। ये पहला क्लाज है, और यहीं पे आप लिख दीजिएगा पहला क्लाज, यहीं पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। इस पहले काम को करने के लिए आयोग की संरचना क्या होगी? अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। ध्यान दीजिएगा, बड़ा छोटा बिंदु बता रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु।
अगर ये काम करना होगा तो वो जो 7 पदेन सदस्य हैं आयोग के, वो इसके मेंबर नहीं समझे जाएंगे। इसको छोड़कर बाकी काम के लिए वो आयोग के सदस्य होंगे। नोट करिएगा अच्छे से, अगर क्वेश्चन पूछते बना तो यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब अगर पूछे कि इस काम करने के लिए आयोग की संरचना क्या होगी, तो आप लिखेंगे अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। बाकी के काम के लिए अगर पूछेगा तो अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य और प्लस 7 पदेन सदस्य, वो भी मेंबर समझे जाएंगे। ठीक है। अब 12 का सेकंड क्लास बी, 12 का बी क्लास, इसमें कह रहा है कि अगर कोई मानव अधिकार का मामला न्यायालय में चल रहा है और उस पर आयोग को एक्शन लेना है, तो अब उस पर एक्शन तभी लेगा जब पहले न्यायालय उसकी अनुमति दे। तो अगर कोई मामला मानव अधिकार का ही है लेकिन वो न्यायालय में चल रहा है, तो फिर अगर उसमें हस्तक्षेप करना है अब आयोग को, तो वो न्यायालय के मध्यस्थता से ही करेगा, बिना उसके नहीं करेगा। ये दूसरा क्लाज हो गया, सब क्लाज। अब लिखिए 12 का सी सेक्शन, 12 का सी सेक्शन, सरल शब्दों में लिखिए, कोई ऐसी संस्था है जैसे जेल, लिखते जाइएगा, जेल, हॉस्पिटल, अनाथालय, या कोई सुधार गृह हो गया, सुधार गृह हो गया, या अन्य कोई संस्था जहां मानव अधिकारों का अतिक्रमण होने की संभावना, नाम नहीं लिखे जा सकते, आप इससे आशय समझ गए। ऐसी कोई भी संस्था जहां मानव अधिकारों के अतिक्रमण होने की गुंजाइश है, वहां का निरीक्षण करना और उसके बाद जो सुधार समझ में आए उसकी सिफारिश करना, यह भी आयोग करता है। तो आयोग उन सभी संभावित स्थलों की जांच करता है जहां मानव अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अब यह पॉइंट कहता है कि अगर कोई मानव अधिकार की रक्षा के लिए कोई संवैधानिक या विधिक उपबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या लीगल प्रोविजंस है, उनकी समीक्षा करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, उनकी समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद उनको कैसे इफेक्टिव तरीके से लागू करें इसकी सिफारिश करेगा, करेगा सिफारिश, क्योंकि सलाहकारी शक्तियां ही हैं आपके पास। तो अगर मानव अधिकार से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कोई भी प्रोविजंस हैं पहले से, तो उनका अध्ययन करेगा और उन्हें कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए उसकी सिफारिश करेगा। अगला 12E, 12E, ऐसे सारे कार्य जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, आतंकवाद, नक्सलवाद, या कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो गई, जो भी जितनी घटनाएं हो सकती हैं जहां से मानव अधिकार का अतिक्रमण होने की, उल्लंघन होने की संभावना है, उनसे कैसे बचे इसके उपाय की सिफारिश भी आयोग करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कार्य। अब फिर 12F, 12F कहता है ह्यूमन राइट्स से संबंधित जितनी इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतरराष्ट्रीय संधियां या डॉक्यूमेंट, उन सब का अध्ययन करना, सबकी स्टडी करना, और वो इफेक्टिव तरीके से कैसे लागू हो इनकी सिफारिश करना। अब यहीं पे एक चीज और लिख लीजिएगा, ये जो लिखा है मानव अधिकार से संबंधित संधियों, यहीं पे ब्रैकेट बना के लिखिए, राज्य मानव अधिकार केवल यही काम नहीं करता, राज्य मानव अधिकार केवल यही काम नहीं करता। राज्य मानव अधिकार आयोग कौन सा, जो धारा 21 में है, अभी आगे पढ़ाऊंगा, यहीं पे लिख देना। ये अगर आपसे पूछे राज्य मानवाधिकार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यही वाला काम नहीं करता है, बाकी जितने काम अभी मैं बता चुका और आगे बताऊंगा, वो सारे काम राज्य मानवाधिकार आयोग करता है।
यही एक काम नहीं करता। इसका कारण ये है कि राज्य मानव अधिकार, आपने पढ़ा होगा अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता, आर्टिकल 253 संविधान का। अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता करने की जिम्मेदारी संविधान ने केंद्र सरकार को दी, इसलिए वो राष्ट्र की संस्था ही ऐसा कर पाएगी, राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं कर पाएगा। तो ये कार्य राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं करता। तो कार्यों में दो चीजें याद रखनी है, एक तो 12F ये काम राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं करता, और दूसरा 12A, उस काम में आयोग की सदस्य संख्या होगी अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। राइट। अब आ जाइए आप 12G, मानव अधिकार के संबंध में शोध करना, रिसर्च करना और उन्हें प्रमोट करना, संवर्धन करना मानव अधिकार। 12H हो गया। फिर 12G है। फिर 12H लिखिएगा, मानव अधिकार से संबंधित जानकारी है उसको फैलाना, प्रसार करना। जितने माध्यम है फैलाने के, उन सारे माध्यमों से प्रसार करना और लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ताकि लोग जानें कि मानव अधिकार हैं क्या और इनका उल्लंघन करना अपराध है, इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो 12H कह रहा है कि समाज में मानव अधिकार से संबंधित जानकारी फैलाएगा कौन? आयोग। और प्रसार करेगा, जागरूकता फैलाएगा। और यहां भर नहीं लिखा, यहां पे आगे लिखा है कि 12I लिखेगा कि इसके लिए वो NGO या अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लेगा। क्यों? काहे के लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मानव अधिकारों के क्षेत्र में जो भी NGO काम कर रहे हैं, NGO काम जानते हैं ना, गैर सरकारी संगठन, और जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं उनको भी प्रोत्साहित करना, ताकि लोग अवेयर हों और मानव अधिकारों का उल्लंघन कम से कम हो। और अंतिम कृत्य है 12J, ये कहता है कि मानव अधिकार के संवर्धन के लिए जो भी जरूरी काम होंगे वो सारे आयोग द्वारा किए जाएंगे। जो भी जरूरी काम होंगे वो सारे आयोग द्वारा किए जाएंगे। इतने काम हैं। पहला काम हो गया कि लोक सेवक वाला, दूसरा काम हो गया न्यायालय में मामला है तो न्यायालय के हस्तक्षेप अनुमोदन से ही उसमें इंटरफियर करना है। तीसरा मामला हो गया जेल अस्पताल जहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहां जाना। चौथा मामला हो गया कि संविधान या कानून में जहां मानवाधिकार के प्रावधान है उनका कैसे अच्छे तरीके से लागू किया जाए उसका प्रावधान करना, सिफारिश करना। चौथा, जो जहां जहां जो ऐसे कार्य हैं आतंकवाद, नक्सलवाद जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है उनसे कैसे बचें इसकी सिफारिश करना। अंतरराष्ट्रीय संधियों को कैसे प्रभावी ढंग से लागू करें उसकी सिफारिश करना। फिर मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, फिर मानवाधिकार से संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार करना, और फिर NGO की मदद लेना, और अन्य जितने काम है मानवाधिकार से संबंधित वो काम भी करना। इतने कार्य। अब न्यायालय का एक डिसीजन आया है कार्य से संबंधित, और न्यायालय वो डिसीजन जो है जी मणिकयम्मा बनाम रौदरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड AIR 2015 SC 720, इसमें कहा है कि संपत्ति के जितने विवाद हैं वो मानवाधिकार के अंतर्गत इंटरटेन नहीं। संपत्ति के जितने विवाद हैं वो मानवाधिकार में शामिल नहीं। अब बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये, संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार में शामिल नहीं है और आयोग का दर्जा सिविल न्यायालय का है। देखिए कैसे कंट्राडिक्शन। आयोग का दर्जा सिविल न्यायालय का है और संपत्ति के विवाद मानवाधिकार में आने नहीं है, पर संपत्ति का विवाद मानवाधिकार में शामिल नहीं। एक और है डिसीजन, आपके एक्ट में लिखा होगा, मैं तो केवल बता देता हूं, वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम
एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2013 का मामला है। वो ये कह रहा है कि अगर फर्जी मुठभेड़ हुई, फेक काउंटर्स हुए या कस्टडी में किसी की मृत्यु हो गई और उनसे संबंधित मामलों में यदि अल्टरनेटिव विकल्प हैं, पर वो अगर चाहें तो मानव अधिकार से संबंधित भी मामला दर्ज हो सकता है, ये कहा न्यायालय। तो ये दो केस ध्यान रखिएगा जो कार्यों से संबंधित है, बाकी तो कार्य मैंने आपको बताई। अब मैंने यहां कार्य बताए हैं तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, तो यहीं से पहले हम आ जाते हैं अध्याय 5 में और राज्य मानव अधिकार आयोग समझ लेते हैं, फिर वहां के बाकी की धाराएं बाद में पढ़ें। तो अब आप हेडिंग डाल लें राज्य मानव अधिकार आयोग और अध्याय है 5, चैप्टर 5 राज्य मानव अधिकार आयोग। अब ये शार्ट में लिख लेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तो लिखिए सेक्शन 21। सेक्शन 21 कौन गठित करेगा इसको? राज्य सरकार। वहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। फिर 21 में ही दूसरी सब क्लाज है, तो उसमें है राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार नोटिफाई करे उससे मिलकर बनेगा। जैसे मध्य प्रदेश सरकार कहें तो मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग बना है 13 सितंबर 1995। मध्य प्रदेश में कब बन गया? 13 सितंबर 1995 में। लिख लीजिएगा कहीं, 13 सितंबर 1995 में। अब होगा कौन कौन मध्य प्रदेश में, तो ये लिख लीजिएगा। पहला लिखिए, एक तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस रिटायर्ड, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होगा? मेंबर कौन होगा? हाई कोर्ट का करंट माने जो अभी काम कर रहे हैं या रिटायर्ड जस्टिस। एक सदस्य कौन होगा? जो हाई कोर्ट का जज है या रहा है, करंट वाला या रिटायर वाला। या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है या रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज वही होगा जो 7 साल का अनुभव होगा। मतलब सदस्य बनने की दो अर्थ है, एक तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, दूसरा जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा, पर जिला न्यायालय का न्यायाधीश वही वाला होगा जिसके पास 7 साल का अनुभव होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 7 साल का अनुभव नहीं है जिला न्यायालय में है तो नियुक्त हो जाएगा, वो नहीं नियुक्त। और तीसरा जो सदस्य बनेगा, दूसरा जो सदस्य बनेगा, उसमें वो मानव अधिकारों का जिसे ज्ञान। तो राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पदेन सदस्य की व्यवस्था नहीं, ठीक। वहां पे एक अध्यक्ष 5 सदस्य हैं, यहां एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। फिर एक सचिव होगा, वहां महासचिव कहेंगे, यहां सचिव कहेंगे। इसके वही पावर होंगे जो वहां हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? वहां पे लिख दिया गया कि दिल्ली में होगा, यहां पे लिखा गया है राज्य सरकार जहां नोटिफाई होगा करेगी वहां पर हेडक्वार्टर होगा। तो हेडक्वार्टर जहां होगा उसको कौन चयनित करेगा? राज्य सरकार नोटिफाई करेगी। फिर राज्य आयोग काम कौन से करेगा? तो राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची को कहते हैं लिस्ट नंबर 2, स्टेट लिस्ट।
संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें 3 अनुसूचियां, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट छोड़ दीजिए, अब बची स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 है, और फिर कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 है। इसमें जितने विषय दिए, सब्जेक्ट दिए, उनसे संबंधित मामलों में यदि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो राज्य आयोग उसकी जांच करे। और एक चीज और लिखिए, यदि कोई आयोग पहले से ही ऐसी जांच कर रहा है, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की ही जांच कर रहा है, तो फिर राज्य आयोग उसकी जांच नहीं करेगा। राज्य आयोग पहली बात तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जांच करेगा। दूसरा, अगर कोई आयोग पहले से जांच कर रहा है तो फिर जांच नहीं करेगा। फिर यहाँ पे एक कंबाइंड अध्यक्ष या सदस्य का भी प्रावधान है, जैसा संयुक्त लोक सेवा आयोग में। यहां यह लिखा है कि 2 से अधिक राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट 2 हो या 2 से भी अधिक, अगर राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सहमति दे तो कॉमन अध्यक्ष या कॉमन सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें यदि सहमत हो जाएं और मध्य प्रदेश में हैं अध्यक्ष और सदस्य, अगर वो सहमति दे दे तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है या सदस्य को सदस्य बनाया जा सकता है, पर वो तभी होगा जब दोनों राज्य सरकार सहमत दी। और एक चीज और है, इसी का धारा, लेकिन ये जो नियुक्त किए जाएंगे अध्यक्ष और सदस्य, ये जो समिति बनी है, कौन सी समिति, वो वहां जो प्रधानमंत्री वाली समिति थी वैसी ही समिति यहाँ है, उसकी रिकमेंडेशन से भी ऐसा हो। ठीक, अब यहाँ पे ये एक स्पेशल क्लाज है जिसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। स्पेशल क्लाज ये है कि हमारे संविधान में यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 3 ये लिख लीजिए अलग से, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों में अगर मानव अधिकार का कोई मामला आएगा तो वो उसकी जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करेगा। अच्छे से लिखिएगा, इन 3 यूनियन टेरिटरी की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करेगा, और इन तीनों के अलावा बाकी में राज्य मानव अधिकार आयोग जिसको सौंपा जाएगा वो जांच। मतलब इन 3 संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर बाकी संघ शासित क्षेत्र में वो राज्य मानव अधिकार आयोग जांच करेगा, वो उनके काम करेगा जिसको कि सौंपा जाएगा। लेकिन इन तीनों का काम तो राष्ट्रीय मानव अधिकार को ही सौंपा जाए। बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, ध्यान रखिएगा। 3 के लिए राष्ट्र वाला आयोग, बाकी के लिए राज्य वाले आयोग काम करेगा। अब एक कहिए तो अभी 4-5 मिनट है, पढ़ा दिया जाए? क्यों वकील साहब? सर प्लीज पढ़ा दे कि रुकें? पढ़ा दें सर, पढ़ा देना। पढ़ा लें, अच्छा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्लास बता रहा हूं आपको। अब ये नियुक्ति कौन करेगा इनकी? तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सिफारिश से करेगा? समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन होगा? तो उसमें होगा अध्यक्ष, सीएम। अध्यक्ष होगा सीएम, फिर विधानसभा अध्यक्ष सदस्य, गृह मंत्री, और विधानसभा में विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर विधानसभा। मतलब अध्यक्ष और 3 सदस्य की जो कमेटी बनेगी वो सिफारिश करेगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज जुड़ी हुई। देखिए, जैसे संसद 2 सदनीय है, ऐसे 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदनीय विधानमंडल है।
मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषदें भी है। संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 169 जो कहता है कि राज्यों में भी विधान परिषदें हो सकती हैं, अर्थात राज्य भी 2 सदनी हो सकती है, 2 फ्लोर सिस्टम वहां भी हो सकता है, 2 हाउसेज वहां भी हो सकती है। और वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य जहां पर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। आप चाहें तो वो 6 राज्य लिख लें। 6 राज्य जहां विधान परिषदें हैं, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा यूपी, चौथा बिहार, पांचवा महाराष्ट्र और छठवां कर्नाटक। और करंट का एक क्वेश्चन लिखना चाहें तो अभी अभी पश्चिम बंगाल ने भी प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजा, अभी स्थापित नहीं हुई पर राज्य से प्रस्ताव चला गया है। फाइनली स्थापित तो केंद्र सरकार करती है, पर राज्य से प्रस्ताव पश्चिम बंगाल का चला गया। तो अगर इन 6 राज्यों में अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने तो फिर अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य नहीं होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के लिए मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने के लिए कमेटी में कितने सदस्य होंगे, तो 5 सदस्य होंगे। तो वहां पे लिखिए अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। 5 सदस्य में 3 तो वही होंगे, 2 कौन कौन से जुड़ जाएंगे वो लिख दीजिएगा। विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का चेयरमैन और विधान परिषद में अपोजिशन लीडर, ये 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन बनाते बनेगा तो अगर वो पूछेगा कर्नाटक में अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करने के लिए समिति का आकार क्या होगा, तो आंसर होगा अध्यक्ष प्लस सदस्य 5 सदस्य। और अगर पूछेगा मध्य प्रदेश में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने वाली कमेटी की सिफारिश में कितने मेंबर होंगे, तो अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य आंसर। मेरे ख्याल से कंफर्म हो गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं तो ये धारा पूरी हो जाए फिर बंद करते हैं कि अगर जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में काम कर रहा है या हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो वर्तमान में काम कर रहा है उसे नियुक्त करना है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी, तभी नियुक्त किया जाएगा। और एक क्लास तो वही है जो आप पढ़ चुके हैं कि ये जो सिफारिश करने वाली समिति है इसमें अगर कोई सदस्य नहीं है तो इसकी जो कार्यवाही है वो इनवैलिड नहीं। ये आपकी धारा 22 तक हो पाया, आगे नहीं हो पाया।